वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी में, ठीक है बच्चों, हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो उन बहुविकल्पी क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले निकालेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग गद्यांश का, पद्यांश का, ठीक है बच्चों, और ऐसे आगे और भी हल करेंगे। लेखक का जीवन परिचय, ठीक है बच्चों, कवियों का जीवन परिचय, जो भी आपका सॉल्यूशन है बच्चों हाई स्कूल का, यानी फुल डिटेल रहेगा बच्चों। यहाँ पर एक पेपर रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं पहला कर है यहाँ पर आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक थे बच्चों, ठीक है। और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है बद्री नारायण चौधरी। इन चारों विकल्पों में शब्द याद रखिएगा बच्चों। आनंद कादम्बनी नामक जो पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, तो बद्री नारायण चौधरी जी हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, दूसरा करा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, और ये चार विकल्प दिए गए बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सी पत्रिका है, तो हिंदी यहाँ पर प्रदीप है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हिंदी प्रदीप है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर करा है ब्राह्मण पत्रिका के यानी पत्र के संपादक हैं बच्चों, और कौन है बच्चों इन चारों विकल्पों में से, इन चारों विकल्पों में से आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से क्या है, यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका के, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं बच्चों। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। यह जो भी हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों एमसीक्यू हिंदी का, ये बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आने आने वाले हैं बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आगे हम लोग हल कर रहे थे और भी क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, चौथा करा है कि सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं, और ये चार विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर यहाँ पर गंगा साहब प्रेमी जी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सूत्रपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है बच्चों इन चारों विकल्पों में से, तो डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी है, ठीक है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे ही। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, करा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है, कौन सी रचना नाटक बच्चों यहाँ पर चारों विकल्पों में से, तो इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं जो गरुड़ ध्वज है बच्चों, यह एक नाटक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर छठवा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं छठवा करा है हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, ठीक है बच्चों। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, यह माना जाता है बच्चों छायावोत्तर युग से, ठीक है बच्चों। किससे माना जाता है, छायावोत्तर युग से माना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे करा है हिंदी की प्रथम कहानी के नाम से जाना जाता है, और ये चार विकल्प दिए गए बच्चों। इन चारों विकल्पों में सब देख सकते हैं आंसर इसका। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है बच्चों, तो इंदुमती को माना जाता है। किसे माना जाता है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंदुमती को माना जाता है। इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। आठवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। आठवां करा है रानी केतकी की कहानी नामक कहानी विधा की रचना के रचयिता है, ठीक है बच्चों। और ये कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर रानी केतकी की कहानी का, यहाँ पर इसके रचयिता कौन है बच्चों, तो मुंशी इंसा उल्लाह खां है बच्चों, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों, नौवां क्वेश्चन करा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इन चार विकल्पों में से, ये हो जाएगा बच्चों परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा बच्चों, ये परीक्षा गुरु हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर ये मौलिक उपन्यास है, और ये कहानी था बच्चों इंदुमती क्या थी, ये कहानी थी, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, 10वां करा है अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार किन्हें माना जाता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से, इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है बच्चों। और उपन्यास क्या था बच्चों, यहाँ पर परीक्षा गुरु। इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह उपन्यास है, मौलिक उपन्यास है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एमसीक्यू आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा है गेहूं और गुलाब के रचना निबद्ध यहाँ पर विधा है, या जो गेहूं और
गुलाब जो है यह रचना जो है यह किस विधा की है बच्चों? तो आप इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं यह किस विधा की है बच्चों? तो यह निबंध विधा की है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है 12वां, छायावोत्तर काल के लेखक है। ठीक है बच्चों, छायावोत्तर काल के कौन लेखक है इन चारों विकल्पों में से? तो इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, इसका आंसर है विद्यानिवास मिश्र जी हैं बच्चों, छायावोत्तर काल के लेखक। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम लोग 13वें क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। करा है निम्नलिखित में से छायावोत्तर काल के समालोचक नहीं है। इन चारों विकल्पों में से कौन है जो छायावोत्तर काल के समालोचक नहीं है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाबू गुलाब राय जी है। ठीक है बच्चों, जो छायावोत्तर काल के समालोचक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, 14वां करा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये लेखक हैं बच्चों इनके हरिवंश राय बच्चन। किस विधा की रचना है बच्चों? या किस विधा की रचना है आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो हरिवंश राय जी ने लिखा है, यह आत्मकथा लिखा है बच्चों। इन चारों विकल्पों में सबको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आत्मकथा हो जाएगा। इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कर 15वां क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा और लेखक की रचना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में सबको दिख रहा होगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर यहाँ पर ये आत्मकथा है बच्चों, और ये यहाँ पर हरिवंश राय जी द्वारा लिखित है बच्चों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं बच्चों, उनके द्वारा ये लिखित है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग, ऐसे ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 16वां क्वेश्चन देखिए तो बच्चों, 16वां करा है आवारा मसीहा, और लेखक कौन है बच्चों? यहाँ पर शरत चंद्र की जीवनी के रचयिता कौन है? ठीक बच्चों, आवारा मसीहा जो शरत चंद्र की जो जीवनी है, इसके रचयिता कौन है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से। तो आपको अच्छे से आंसर दिख रहा होगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कौन है बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी है। कौन है बच्चों? आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक बच्चों, 17वें क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। 17वां करा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से रेखा चित्र कौन सी है बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है स्मृति की रेखाएं। क्या है बच्चों? स्मृति की रेखाएं हैं, जो यहाँ पर क्या बच्चों? ये रेखा चित्र है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है डायरी विधा का प्रारंभ युग है। जो डायरी का लेखन किया गया था बच्चों, यहाँ पर किस युग में किया गया था? इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों? छायावाद युग का है। ठीक है बच्चों, डायरी जो विधा है इसका प्रारंभ किस युग में हुआ था बच्चों? तो छायावाद युग में हुआ था। ठीक है बच्चों, 19वें क्वेश्चन को बढ़ जाइए, कर 19वां, हिंदी में रिपोर्टार्जन विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो हिंदी है उसमें रूपोत्तर्जन विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है बच्चों, कौन है इसके रिपोर्टार्जन विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है हिंदी में? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के वर्क से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 20 क्वेश्चन की ओर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, परीक्षाओं में यह बार बार आता है। करा है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में किनका सराहनीय योगदान रहा है? या कह सकते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन है बच्चों? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने वाले हैं बच्चों श्याम सुंदर दास जी है। ठीक है बच्चों, कौन है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं ये श्याम सुंदर दास जी है। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, 21वां क्वेश्चन करे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म काल है बच्चों। मुंशी प्रेमचंद का जन्म काल कब माना जाता है इन चारों विकल्पों में से? तो आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर कर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 1879 ईस्वी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे ही। ठीक बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, तो 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है?
करा है साहित्य का श्रेय और प्रेम किस विधा की रचना है बच्चों। साहित्य का श्रेय और प्रेम किस विधा की रचना है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निबंध। साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है बच्चों। तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो 23वां देख सकते हैं करा है कामायनी की रचना विधा है। जो कामायनी लिखी गई है बच्चों, यह किस विधा की रचना है बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा गया बच्चों, ये महाकाव्य लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर महाकाव्य है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन करा है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 24वां करा है भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार है। ठीक है बच्चों, भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार है। और ये चार विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राम प्रसाद निरंजनी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, राम प्रसाद निरंजनी जी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 25वें क्वेश्चन की ओर 25वां देख सकते हैं करा है यहाँ पर शुल्कोत्तर युग यानी क्षयोत्तर युग की काला अवधि मानी जाती है। यानी कहाँ से कब तक माना जाता है बच्चों। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि शुल्कोत्तर युग की समय सीमा बताई गई है। और ये चार विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में इसका आंसर भी दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पर शुल्कोत्तर युग को कहाँ से कहाँ तक माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1938 ईस्वी तक इसे माना गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या करा है, 26वां करा है कि छायावाद युग और छायावोत्तर युग दोनों युगों में अपनी अपनी यहाँ पर अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रखने वाले लेखक कौन है बच्चों। कब कब, यहाँ पर छायावादी युग में भी और छायावोत्तर युग में भी, दोनों युगों में उन्होंने विशेष साहित्य का योगदान दिया बच्चों यहाँ पर हिंदी में। इन चारों विकल्पों में से आपको दिख रहे होंगे बच्चों, उनका नाम क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बच्चों इसका, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल, बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी बच्चों कंसेप्ट बाई कंसेप्ट फुल डिटेल के साथ कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बच्चों यहाँ पर गद्यांश में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर गद्यांश में दिया रहेगा और उसका कहेगा बच्चों रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करने के लिए कहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यह मित्रता लेसन से आप देख सकते हैं यहाँ पर गद्यांश दिया है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसका देख सकते हैं यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर यह रेखांकित अंश हो गया। और यहाँ पर कह रहा है ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बच्चों बोर्ड में, ऐसे ही आने वाले हैं। कह रहा है यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। यहाँ पर ब कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। और स कह रहा है बच्चों युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, और अच्छी संगति से होने वाले लाभों को यहाँ पर उदाहरण देकर समझाना है बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका है। ठीक बच्चों, यहाँ पर उसका उत्तर भी देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूछ रहा था बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर देख सकते हैं करा कि प्रस्तुत गद्यावतरण यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है बच्चों। इसका आप देख सकते हैं बच्चों, ये संदर्भ हो गया आपका। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं कराए रेखांकित। यहाँ पर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई स्वस्थ यहाँ पर जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है बच्चों।
इस तरह से आपका यह आपका था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रथम रेखांकित अंश की यह व्याख्या थी। ठीक है बच्चों, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, द्वितीय अंश की व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर कर है, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था आपका यह गद्यांश देख सकते हैं करा है। मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन पराया उसे गिरा देती है। ठीक है, उसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने देखा रेखांकित अंश की व्याख्या था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं कैसे हल यहाँ पर है। आगे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर पहले का देख सकते हैं। तीसरा का पहला करा है, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं बच्चों करा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि कुसंगति मनुष्य के पतन और सत्संगति उसके उत्थान का कारण होती है, इसलिए व्यक्ति को बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा का देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने गद्यांश को देखा जो मित्रता था। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हम लोग ममता वाले गद्यांश थे। ठीक है बच्चों, ममता वाले लेसन से हम लोग देखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार ये परीक्षाओं में आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे देखोगे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ममता लेसन है आपका देख सकते हैं करा है, यहाँ पर गद्यांश करा है। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। ठीक है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका एक गद्यांश दिया रहेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेखांकित अंश दिया गया है बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है बच्चों, क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है। ठीक है, देख सकते हैं आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और स कह रहा है क्या आश्चर्य है। स वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा है क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, वाक्य किसने कहा और क्यों कहा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं इसका कह रहा है कि छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं, वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहा। यह ऐसे ही आपके गद्यांश में ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या करना क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से दिया है। ठीक है, यहाँ पर करा उत्तर अ वाला करा यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब ब कह रहा है कि रेखाकित अंश की व्याख्या, और इसका हम लोग रेखाकित अंश की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता, मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्म भ्रष्ट मुगल है, मुगलों ने भी उसके पिता की हत्या की थी, यदि विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था, पितृहंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए।
तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है कि मैं तो इसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी, वरन अपने अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाऊंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपको व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ पर स में जो 2 क्वेश्चन दिए थे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स वाले में यहाँ पर पहला कह रहा है, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। वाक्य ममता ने मुगल हुमायूं से कहे, क्योंकि उसके पिता की हत्या भी विधर्मियों अर्थात मुगलों ने की थी। वह दोनों ही मुगल वंशियों में कोई भेद नहीं कर सकती थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करा है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं। वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था। उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता था। ठीक बच्चों, इस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं गद्यांश से। ठीक बच्चों, चलिए अगला हम लोग गद्यांश देखते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गद्यांश को। ठीक है बच्चों, अगला लेसन रहेगा बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यहाँ पर देख सकते करा है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे वह वेदना भोगनी पड़ती है। ठीक बच्चों, यह आपका था आपका गद्यांश, और किस तरह से इस गद्यांश में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह गद्यांश करा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठक लेखक का नाम लिखिए। ब करा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और स करा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है। ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा ईर्ष्यालु मनुष्य को कौन सी वेदना यहाँ पर भोगनी पड़ती है। और चौथा देख सकते हैं करा है, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे और हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करा है। ठीक बच्चों, यहाँ पर करा है अ का, यहाँ पर अ का देख सकते हैं उत्तर करा है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। चलिए यहाँ पर ब का आंसर देख सकते हैं करा था, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए देख सकते बच्चों यहाँ पर कह सकता है, यहाँ पर करा है प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को देख देखकर मन में ललचाता रहता है। ठीक है, अब देख सकते हैं बच्चों स का, यह तो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या था। अब स का देख सकते हैं पहला क्वेश्चन स नंबर वाले का करा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं करा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी तुलना ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से करता है जो उससे किन्हीं बातों में श्रेष्ठ है। जब वह देखता है कि अमुक वस्तु दूसरे के पास तो है लेकिन उसके पास नहीं है, तो वह स्वयं को हीन समझने लगता है। अपने अभाव उसे खटकने लगते हैं और वह अपने पास मौजूद वस्तुओं अथवा साधनों का आनंद नहीं ले पाता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का देख सकते हैं आंसर इस तरह से बच्चों, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन का आनंद देख यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दिन रात इसी वेदना में जलता रहता है। ठीक है, दिन रात इसी वेदना में जलता रहता है कि अमुक वस्तु दूसरों के पास तो है लेकिन उसके पास नहीं है। ईर्ष्या की इस दाह में जलना बहुत बुरा है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। और अंतिम इसका देख सकते हैं बच्चों चौथा करा है, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा है
क्योंकि ईर्ष्यालु मनुष्य उन वस्तुओं से आनंद नहीं प्राप्त करता जो उसके पास है, वरन उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो गद्यांश आ रहे हैं बच्चों, उसका यहाँ पर अध्ययन किया। अब चलते हैं हम लोग बच्चों पद्यांश पर। ठीक है बच्चों, पद्यांश से हम लोग देखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। अगला पद्यांश का देख सकते हैं, यहाँ पर पद्यांश दिया रहेगा बच्चों, इस तरह से देख रह सकते हैं, करा है सदैसो देवकी सौ कही हो, हौते धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोही कहीं आवे, प्रात होत तेरे लाल लड़ाओ तो, माखन रोटी भावे, तेल उबटनौ और तातो जल, ताहि देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै आते, सुर पथिक सुन मोहि रैनी दिल, ढेउ रहत उर्सोच, मेरो अलक लड़ौ तो मोहन, वाय है करत संकोच। ठीक है, इस तरह से आपका यह दिया रहेगा बच्चों आपका पद्यांश, और इसका आपको कहेगा संदर्भ सहित आपको व्याख्या करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कहेगा, तो इसका यहाँ पर संदर्भ क्या हो जाएगा बच्चों कि प्रस्तुत यहाँ पर पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर काव्य खंड के, ठीक है बच्चों, सुर सागर नामक जो आपकी या आपका जो बच्चों सुर सागर है, जो सुर सागर ग्रंथ है उसमें उद्धृत पद नामक यहाँ से शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कौन है बच्चों, तो सूरदास जी हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रह जाएगा संदर्भ। अब प्रसंग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रसंग कैसे रहेगा, यहाँ पर प्रसंग दिया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसंग कह रहा है प्रसंग में कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है, उनके मन में भिन्न भिन्न यहाँ पर विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती है। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। ठीक है बच्चों, अब चलते हम लोग यहाँ पर व्याख्या करते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा व्याख्या बच्चों। इस तरह से देखेंगे व्याख्या कर रहा है, यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती है कि तुम्हारा यह जो कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम अपने आदतों तो जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए ही उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है, वह तेल उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही वो भाग जाता था। उस समय ठीक है, वह जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, इसके देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि मांगने में बहुत संकोच करता होगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देख सकते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में पहला देख सकते हैं कह रहा है माता के वात्सल्य भाव की सरस अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर पर जिद कर लेते हैं। ठीक है, भाषा कैसी इनकी बच्चों, तो सरल, यहाँ पर सरस और ब्रज भाषा है। शैली देख सकते हैं बच्चों, शैली इनका है मुक्तक, छंद है इनका गेयपद, रस है वात्सल्य, शब्द शक्ति है व्यंजना, गुण है बच्चों आपका यहाँ पर देख सकते हैं माधुर्य, अलंकार है बच्चों लाल लड़ाते में अनुप्रास, तथा जय जय सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते इसका काव्यगंध सौंदर्य था। अगला पद्यांश देख सकते बच्चे यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर देख सकते बच्चे यहाँ पर है देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प सम तेहि, त्रिसित बारी बिन जो तगु त्यागा, मोई करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूकी पुनि का पछिताने, अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुलके लख प्रीति विशेषी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठई धनु लीन्हा, दमकेउ दामिनी झिमि जय लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सबु ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन भुरी घोर कठोरा। ठीक है, इस तरह से आपका ये दिया रहेगा बच्चों, इस तरह से आपका पद्यांश है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर इसका आपको इसका प्रसंग सहित आपका व्याख्या करना बच्चों, संदर्भ प्रसंग सहित इसका व्याख्या करना। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं या बच्चों, यह प्रस्तुत पद्यांश आप कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह दिया है। ठीक बच्चों, इसका संदर्भ देख सकते हैं, कह रहा है संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड से संकलित है बच्चों। ठीक है, इस तरह से अपने संदर्भ देखा। इसका प्रसंग देख सकते हैं, प्रसंग है प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद व्याख्या देखेंगे, यहाँ पर व्याख्या करा है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। ठीक है, व्याकुल देखा, उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तड़क भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। आशय यह है कि संसार के यहाँ पर समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वे हर्ष से बेवल हो उठे। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठाया, उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों ने में से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात ये तीनों ही काम इतने शीघ्रता से हुए कि इसकी किसी को पता ही नहीं लगा। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। ठीक बच्चों, इस तरह से आपने इसका व्याख्या देखा। आगे देख सकते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य क्या कह रहा है, सीता यहाँ पर राम के पारस्परिक प्रेम की सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा देख सकते हैं अवधि है। शैली है बच्चों प्रबद्ध और सुक्तिपरक। रस है श्रृंगार और अद्भुत रस। छंद है दोहा। अलंकार है अनुप्रास और उत्प्रेक्षालंकार। गुण है माधुर्य और शब्द शक्ति है यहाँ पर अभिधा और लक्षणा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से जो आपके आ रहे हैं गद्यांश और पद्यांश का, ठीक बच्चों, हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक बच्चों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ से जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग बढ़ गए बच्चों यहाँ पर संस्कृत का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो संस्कृत से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खंड इसका है बच्चों, कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, कर है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थली अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीतः। मुगल युवराजः
दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञाने तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। और यहाँ पर ठीक है बच्चों, इसका संदर्भ से व्याख्या, तो इसका संदर्भ देखेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न लिखेंगे, इस प्रसंग में, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका रहेगा। और इसके बाद अनुवाद हम लोग देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अनुवाद है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कर अनुवाद में कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से आपका दिया रहेगा कि संस्कृत भाषा का, ठीक है बच्चों, और उसको आपको यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले आपको मिलेगा लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चे। ऐसे ही यहाँ से एक और देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर एक श्लोक दिया रहेगा इस तरह से, अथवा करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग्य भवेत। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया रहेगा। इसका संदर्भ देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर कर संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, प्रसंग यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है बच्चों, अनुवाद देख सकते हैं कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इस तरह से आपका आएगा बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लेखकों का जीवन परिचय, ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका खंड काव्य मिलेगा। ठीक है, आप अपने जिले के खंड काव्यों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट कराई जा रही है। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।